बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे मैथमेटिक्स के पेपर का, जो कि 2024 का पेपर है फेडरल बोर्ड का। जो लास्ट लेक्चर था उसमें स्टूडेंट मैंने इस पेपर का जो सेक्शन सी है उसका क्वेश्चन नंबर 4 तक करवा दिया था। तो आज हम इस लेक्चर में जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फंक्शंस f of x is equal to minus x plus 6 and g of x is equal to x square minus 4x plus 6 ग्राफिकली। यानी आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर दो फंक्शंस गिवन है। फर्स्ट जो फंक्शन है वो है f of x is equal to minus x plus 6 है, और सेकंड फंक्शन है g of x is equal to x square minus 4x plus 6 है। आपने इन दोनों फंक्शंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो फाइंड करना है और ग्राफिकली फाइंड करना है, यानी ग्राफ के जरिए आपने इन दोनों फंक्शंस का यानी f of x और g of x का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो ग्राफ के जरिए इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने से पहले मैं ये जो दोनों फंक्शन है यानी f of x is equal to minus x plus 6 ये एक लीनियर फंक्शन है, इसको लेट करता हूं y के इक्वल। और जो सेकंड फंक्शन है g of x is equal to x square minus 4x plus 6 है, इसको भी मैं y के इक्वल लेट करता हूं। यानी दोनों को y के इक्वल लेट करना है और दोनों को सेम वेरिएबल यानी y के इक्वल लेट इसलिए करेंगे कि ये दोनों फंक्शंस का जो ग्राफ होगा इन दोनों फंक्शंस के ग्राफ को हम सेम पेपर के ऊपर सेम ग्राफ के ऊपर ड्रा करेंगे। इसलिए हम जो y एक्सिस है इसको यानी f of x को भी y लेट करेंगे और g of x को भी y लेट करेंगे। अब हम स्टूडेंट जो फर्स्ट फंक्शन है y इज इक्वल टू x माइनस एक्स प्लस 6 इसके लिए टेबल बनाएंगे। यानी ग्राफ ड्रा करने से पहले इन दोनों फंक्शंस के लिए आपने टेबल बनाना है। तो पहले हम इस फंक्शंस के लिए टेबल बनाएंगे माइनस एक्स प्लस 6 के लिए। माइनस एक्स प्लस 6 के लिए टेबल बनाने के लिए आपने जो x की वैल्यूज है उनको खुद चूज करना है और उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज आएंगी उनको ग्राफ के उनको यहां पर सेकंड रो में राइट करना है। तो लेट्स सपोज जो x की वैल्यूज है वो मैं चूज करता हूं -4 से +4 तक, यानी ये -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 and 4। यानी x की वैल्यूज को हमने चूज किया -4 से लेकर +4 तक, ये हमने खुद से क्या किया x की वैल्यूज को चूज किया है। अब हम देखेंगे कि जब x -4 हो तो y क्या होगा। तो हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू -x प्लस 6 है। तो अगर x -4 होगा तो y किसके इक्वल होगा -4 प्लस 6, यानी इधर x की जगह हम -4 पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस होता है। तो 4 प्लस 6 किसके इक्वल आता है 10 के इक्वल आता है। तो इट मींस के y किसके इक्वल होगा 10 के इक्वल होगा। इसी तरीके से x अगर -3 होगा तो ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो 3 प्लस 6 किसके इक्वल आता है 9 के इक्वल होता है। तो इट मींस के x -3 होगा तो y क्या होगा 9 होगा। इसी तरीके से x -2 होगा तो y क्या होगा 8, x -1 होगा तो y क्या होगा 7, x 0 होगा तो y किसके इक्वल होगा 6 के इक्वल होगा। इसी तरीके से x 1 होगा तो -1 प्लस 5 क्या होता है -1 प्लस 6 जो होता है वो +5 के इक्वल होता है। -2 होगा यानी x 2 रखेंगे, इधर x की जगह 2 रखेंगे तो ये -2 प्लस 6 क्या होता है +4 होता है। इसी तरीके से जब x 4 होगा
सॉरी 3 होगा तो -3 प्लस 6 क्या होता है, +3 के इक्वल होता है। इसी तरीके से जब x 4 होगा तो -4 प्लस 6 क्या होता है, 2 के इक्वल होता है। तो दिस इज द टेबल ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू x माइनस x प्लस 6 के इक्वल आ जाएगा। अब हमने नेक्स्ट जो फंक्शन है उसके लिए ग्राफ बनाना, टेबल बनाना है। तो पहले हम लोग x की वैल्यूज चूज करेंगे। यहां पर भी जो x की वैल्यूज हम चूज करेंगे वो -4 से लेकर +4 तक करते हैं। ये जो x की वैल्यूज आपने चूज करनी है ये रैंडमली आपने कुछ वैल्यूज चूज करनी होती है। जरूरी नहीं है कि आप -4 से +4 तक करें, बल्कि आप -5 से +5 तक भी कर सकते हैं। जैसे मैं x की वैल्यू यहाँ पे चूज कर रहा हूँ -4 से +4 तक, तो ये -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4 आ जाएगा। अब हमारे पास जो फंक्शन है सेकंड फंक्शन वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x प्लस 6 है। अगर x की जगह अगर हम यहाँ पर -4 पुट करें तो y किसके इक्वल होगा ये हमने चेक करना है। तो y हमारे पास है एक्स स्क्वायर -4x प्लस 6 है। अगर x -4 रखेंगे तो ये -4 का स्क्वायर प्लस -4 इंटू एक्स की जगह -4 प्लस 6 आएगा। तो ये 16 माइनस माइनस प्लस 16 प्लस क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इन मीन्स के 16 32 प्लस 6 क्या होता है 38 होता है। तो इन मीन्स के x अगर -4 होगा तो y किसके इक्वल होगा 38 के इक्वल होगा। इसी तरीके से जब x की वैल्यू हमारे पास -3 हो तो y क्या होगा, तो ये -3 का स्क्वायर -4 इंटू -3 प्लस 6, यानी इस फंक्शन में हम x को रिप्लेस करेंगे -3 के साथ तो माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा। 4 3 12 प्लस 6 होगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 9 प्लस 2 11 11 प्लस 6 7 27 आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे। इसी तरीके से अगर x -2 होगा तो y किसके इक्वल होगा 18 के इक्वल होगा। इसी तरीके से x -1 होगा तो फिर y किसके इक्वल होगा 11 के इक्वल होगा। x अगर 0 होगा तो y किसके इक्वल होगा 6 के इक्वल होगा। x अगर 1 होगा तो 1 -4 प्लस 6 क्या होता है -3 प्लस 6 हो जाएगा। तो दैट विल बी 3 हो जाएगा। इसी तरीके से जब x 2 होगा तो y भी 2 होगा। जब x 3 होगा तो y भी क्या होगा 3 होगा। इसी तरीके से जब x आपके पास 4 होगा तो y भी क्या होगा y 6 हो जाएगा। तो दिस इज द टेबल फॉर द ग्राफ फॉर द फंक्शन g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x प्लस 6 है। अब हमने इन दोनों फंक्शंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करनी है ग्राफिकली। तो हम लोग इन दोनों के लिए ग्राफ का यूज करेंगे। तो हम हमारे पास जो ग्राफ होता है वो x एक्सिस और y एक्सिस होता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है दैट इज कॉल्ड x एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन होती है दैट इज कॉल्ड y एक्सिस। और ये दोनों लाइंस एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। वहां पे x भी 0 होता है y भी 0 होता है। तो ये 0 1 2 3 4 5 होगा और लेफ्ट साइड पे ये -1 -2 -3 -4 -5 और y एक्सिस अपवर्ड पॉजिटिव होता है 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। और y एक्सिस जो होता है वो डाउनवर्ड क्या होता है नेगेटिव होता है। तो ये -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं एक्स वाई प्लेन को ड्रा करते हैं। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे। फर्स्ट हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे फॉर y इज इक्वल टू -x प्लस 6 के लिए। तो इट मीन्स कि जब x -4 हो तो y क्या होता है 10 होता है। तो x -4 यहाँ पर है और y जो होगा 10 इस 7 के बाद ऊपर कहीं पे 10 आएगा। तो मैं लेट्स सपोज इस पॉइंट को कहता हूं दिस इज द 10। तो यहाँ पर x -4 है इस पॉइंट के ऊपर और y क्या है 10 है। इसी तरीके से x -3 पे 9 है, यानी जब x की वैल्यू -3 हो तो y क्या होता है 9 होता है। इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, बल्कि ऊपर वाले जो आपके पास
हम इसको दोबारा से ये ग्राफ बनाते हैं, एक्स वाई प्लेन को दोबारा से मैंने यहाँ पे बनाया ताकि ये थोड़ा सा वाई एक्सिस के ऊपर वैल्यूज ज्यादा आ जाए। अब अगर x -4 हो तो y किसके इक्वल होता है, -10 के इक्वल होता है। तो -4 के ऊपर और 10 के सामने वाला पॉइंट आपने नोट करना है। इसी तरीके से x -3 है तो y 9 है, -3 के ऊपर और 9 के सामने वाला पॉइंट आपने क्या करना है, नोट करना है। -2 पे 8 है तो -2 के ऊपर 8 के सामने वाला पॉइंट आपने नोट करना है। इसी तरीके से -1 के ऊपर 7 है तो -1 के ऊपर और 7 के सामने वाला पॉइंट नोट करना है। 0 पे 6 है तो ओरिजिन पे x 0 होता है तो इस 0 के ऊपर आपने 6 के सामने वाला पॉइंट क्या करना है, नोट करना है। इसी तरीके से 1 पे क्या है, 5 है तो 1 के ऊपर और 5 के सामने वाला पॉइंट आपने नोट करना है। इसी तरीके से 2 पे 4 है तो 2 के ऊपर और 4 के सामने वाला पॉइंट आपने नोट करना है। इसी तरीके से 3 पे 3 है तो 3 के ऊपर और 3 के सामने वाला पॉइंट आपने नोट करना है। 4 पे 2 है तो 4 के ऊपर 2 के सामने वाला पॉइंट नोट करना है। अब इन पॉइंट्स को आपस में आपने ज्वाइन करना है तो दैट विल बी द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू -x + 6 आ जाएगा। अब हम सेकंड फंक्शन के लिए ग्राफ ड्रा करते हैं। तो सेकंड फंक्शन हमारे पास था g ऑफ x इज इक्वल टू x² - 4x + 6 था और इसके लिए आपके पास ये टेबल बना है। -4 पे 38 है तो -4 के ऊपर 38 के सामने वाला 38 को मैंने यहाँ पर y एक्सिस के सामने मेंशन नहीं किया है तो इसको लेट कर लें, मैं इनको मिटा देता हूं। -4 के ऊपर यहां पर इस पॉइंट को हम लेट करते हैं कि ये 38 के अपोजिट पॉइंट है तो इसके सामने वाला पॉइंट नोट करना है। -3 पे 27 है तो -3 के ऊपर और 27 के सामने वाला पॉइंट आपने यहां पर नोट करना है। -2 पे 18 है तो -2 के ऊपर 18 के सामने वाला पॉइंट नोट करना है। इसी तरीके से -1 पे 11 है तो -1 के ऊपर और 11 के सामने वाला पॉइंट आपने नोट करना है। और इसी तरीके से 0 पे क्या है, 6 है तो 0 के ऊपर 6 के सामने वाला पॉइंट तो यही पॉइंट हो जाएगा। और इसी तरीके से 1 पे 3 है तो 1 के ऊपर और 3 के सामने वाला पॉइंट नोट करना है आपने। और इसी तरीके से आपके पास 2 पे क्या है, 2 है तो इट मींस के 2 के ऊपर और 2 के सामने वाला पॉइंट नोट करना है। इसी तरीके से 3 पे क्या है, 3 है तो 3 के ऊपर और 3 के सामने वाला पॉइंट, यही पॉइंट आपके पास जो होगा वो 3 के सामने होगा। और इसी तरीके से 4 के ऊपर 6 है तो यानी x 4 है तो y 6 है तो 4 के ऊपर और 6 के सामने वाला पॉइंट नोट करना है। अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ये जो होगा ये दैट विल बी द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू x² - 4x + 6 के लिए होगा। अब यहां पे देखें कि हमने ये चेक करना है कि ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी उसने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए कहा था ग्राफिकली। तो हमें नजर आ रहा है कि इस पॉइंट पे ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और इस पॉइंट पे ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, 0 और 6 है, यानी इस पॉइंट के ऊपर x 0 है, y क्या है, 6 है और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो x 3 है यहाँ पर और y भी क्या है यहाँ पे 3 है। तो इट मींस के इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 3 और 3 है। तो इट मींस के इसका जो आंसर होगा यहाँ पर ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्शन करते हैं, यानी जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे इन दोनों ग्राफ के वो क्या क्या होंगे, वो होंगे 0 और 6 और 3 और 3। These are the point of intersection of the both graph। तो इस तरीके से हम पॉइंट ऑफ इंटर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन 3 cos x +
3 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स है। यानी हमने इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का क्या फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो याद रखें स्टूडेंट, जब भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को हम लोगों ने सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वेशन बनाना है। यानी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करने से पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है वो किस में होनी चाहिए, वो सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में होनी चाहिए। सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वेशन होनी चाहिए। जब वो इक्वेशन सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हो जाए तो फिर उस इक्वेशंस को हम लोग कन्वर्ट करते हैं लीनियर इक्वेशंस में। यानी हमने उसमें जो पावर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, उन पावर को रिड्यूस करके 1 के इक्वल लाना है, तो उसको हमने लीनियर इक्वेशंस बनाना है। और थर्ड स्टेप ये है कि फिर लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या फाइंड करना है, रेफरेंस एंगल फाइंड करना है उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का, और फिर रेफरेंस एंगल की मदद से हमने जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करना होता है। ये 4 स्टेप है टू सॉल्व अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ये 4 स्टेप्स हमारे पास होते हैं। तो अब हम सबसे पहले ये जो हम इक्वेशन देख रहे हैं, ये इक्वेशन है 3 cos x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x है। तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये इक्वेशन जो है ये 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इस इक्वेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी cos x और sin x। तो हमने सबसे पहला काम क्या करना है कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कन्वर्ट करना है। यानी या तो यहाँ पर जस्ट sin x होना चाहिए या यहाँ पर जस्ट cos x होना चाहिए। और हमें पता है कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। और यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि sin स्क्वायर x किसके इक्वल होगा, 1 माइनस cos स्क्वायर x के इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास फंक्शन है sin स्क्वायर x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगी 3 cos x प्लस 3 इक्वल टू 2 1 2 माइनस 2 cos स्क्वायर x। यानी आपके पास ये जो इक्वेशन है ये सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वेशंस बन गई। यानी इस इक्वेशन के अंदर जस्ट 1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे सिंप्लीफाई करना है, माइनस 2 cos स्क्वायर x सेकेंड साइड पे आके 2 cos स्क्वायर x होगा, और प्लस 3 cos x को हम एज इट इज रहने देंगे, प्लस 3 भी एज इट इज आ जाएगा। और ये 2 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, तो माइनस 2 होगा और यहाँ पे 0 रह जाएगा। तो ये 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 cos x प्लस 3 माइनस 2 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो दैट विल बी अ सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप में हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसको लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। तो ये जो इक्वेशन आपके पास है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि cos x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 के इक्वल है। तो हम इसको लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करने के लिए या तो पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ये जो cos x है इसको हम लेट कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए y के इक्वल। तो ये 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन अब आपके पास है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशंस को हमने लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। तो लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करने के लिए जो मिड टर्म है उसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। मिड टर्म को ब्रेक करके इस इक्वेशंस के फैक्टर बनाएंगे। तो उसके लिए 2y स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2y स्क्वायर ही आता है। अब 2y स्क्वायर के दो फैक्टर बनाने जिनका प्रोडक्ट तो 2y स्क्वायर के ही इक्वल हो, लेकिन जिनका सम जो है वो 3y हो, यानी मिड टर्म के इक्वल आ रहा हो।
तो उसके लिए ये देखें, अगर हम 2y प्लस वाई करें तो 2y प्लस वाई क्या होता है, 3y होता है, और 2y को y के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 2y स्क्वायर आता है। तो इट मीन्स के हम मिड टर्म को ब्रेक करके 2y प्लस वाई लिख सकते हैं, प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 2y स्क्वायर प्लस 2y में 2y अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पर y प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ सेकंड जो लास्ट टू टर्म है y प्लस 1 में अगर कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आएगा इन दोनों टर्म्स में, तो यहाँ पर आपके पास y प्लस 1 रह जाएगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में y प्लस 1 अगर कॉमन ले लिया जाए तो फर्स्ट टर्म में 2y रह जाएगा, सेकंड टर्म में 1 रह जाएगा। यहाँ से आपके पास दो लीनियर इक्वेशन बनेगी, एक लीनियर इक्वेशन होगी y प्लस 1 इक्वल टू 0, या आप लिख सकते हैं 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लिया। अब हम पहले ज़रा y प्लस 1 को लेके सॉल्व करते हैं। तो y प्लस 1 अगर लेके हम सॉल्व करें, फर्स्ट इक्वेशन y प्लस 1 है तो टेक y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमने y को क्या लेट किया था, y को लेट किया था cos x, तो y की जगह हम क्या पुट करेंगे, cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से cos x किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल आएगा। तो इसी तरीके से अब आपके पास ये एक इक्वेशन बन गई। और अगर सेकंड इक्वेशन ले लें 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर भी आपने y की जगह cos x पुट करना है, तो 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से आपके पास 2 cos x इज इक्वल टू -1 आएगा, तो cos x किसके इक्वल आएगा, -1/2 आएगा। तो दैट विल बी द टू लीनियर इक्वेशंस। ये आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस क्या हो गई, बन गई। अब आपने इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, यानी रेफरेंस एंगल फाइंड करके इन दोनों लीनियर इक्वेशंस के लिए जो जनरल सॉल्यूशन बनेगा वो फाइंड करना है। तो पहले हम लोग एक इक्वेशन लेंगे और उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, फिर सेकंड इक्वेशन लेके उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे टेक करते हैं, लेट्स सपोज cos x इज इक्वल टू -1/2, ये वाली इक्वेशंस लेट कर लेते हैं। तो अगर ये लेट कर लें तो फिर रेफरेंस एंगल इक्वल होता है। रेफरेंस एंगल फाइंड करने के लिए हम जो नेगेटिव साइन है cos x इज इक्वल टू -1/2, यानी 1/2 के साथ जो नेगेटिव साइन है उसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। अगर नेगेटिव साइन को इग्नोर करके हमने क्या फाइंड करना होगा, cos इनवर्स ऑफ 1/2 फाइंड करना होगा। और हमें पता है कि cos इनवर्स ऑफ 1/2 किसके इक्वल होता है, 60 डिग्री के इक्वल होता है, या ये इक्वल होता है अगर रेडियन में कहें तो π/3 रेडियन के इक्वल होता है। तो दैट विल बी द रेफरेंस एंगल। अब हमने स्टूडेंट जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम चेक करेंगे कि cos x किसकी इक्वल है, -1/2 है, यानी cos की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। और हमें पता है कि cos जो नेगेटिव होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। यानी cos जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव होते हैं, यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में sin x पॉजिटिव होता है। इसके अलावा जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो नेगेटिव होते हैं। cos थर्ड क्वाड्रेंट में tan x पॉजिटिव होता है, और इसके अलावा जितने यानी sin और cos नेगेटिव होते हैं। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें cos पॉजिटिव होता है, और इसके अलावा जितने फंक्शन है वो सारे नेगेटिव होते हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos नेगेटिव होता है। अब हमें पता है कि यहाँ पर cos की जो वैल्यू है यानी cos x -1/2 है, तो हम कह सकते हैं कि एज cos इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, यानी जो cos है वो नेगेटिव होता है किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम केस 1 चूज करते हैं। यहाँ से केस 1 आपके पास आ जाएगा कि आपके पास व्हेन टर्मिनल साइड लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, यानी अगर टर्मिनल साइड लाई कर रही हो सेकंड क्वाड्रेंट में तो फिर जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसका मतलब है
कि सेकंड क्वाड्रेंट में अगर टर्मिनल साइड लाई कर रही हो तो रेफरेंस एंगल आपके पास क्या है, π/3 रेडियन है। तो रेफरेंस एंगल हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग जो एंगल बनाता है टर्मिनल साइड, तो वो रेफरेंस एंगल होता है। तो इट मींस कि दिस इज द रेफरेंस एंगल होगा, यानी π/3 ये वाला आपके पास रेफरेंस एंगल होगा। और ये जो होगा ये जनरल सॉल्यूशन होगा। जनरल सॉल्यूशन हमेशा याद रखें स्टैंडर्ड एंगल में दिया जाता है। स्टैंडर्ड एंगल वो होता है जिसमें इनिशियल साइड जो है वो आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हो और जो वर्टेक्स है वो लाई कर रहा हो एक्स वाई प्लेन के ओरिजिन के ऊपर। तो इट मीन्स के हमने ये वाला जो सॉल्यूशन होगा दैट एंगल विल बी कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। हमने ये एंगल फाइंड करना है और अब हमें पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एंगल जो है ये पाई के इक्वल है। तो इट मीन्स कि पाई में से अगर हम π-3 को माइनस करें तो फिर हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आएगा। यानी जो जनरल सॉल्यूशन होगा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में रेफरेंस एंगल लाई करता है तो फिर जनरल सॉल्यूशन होता है पाई माइनस रेफरेंस एंगल के इक्वल होता है। तो ये पाई माइनस रेफरेंस एंगल आपके पास क्या है, π/3 है। तो ये आपके पास 3 पाई डिवाइडेड बाई 3 दैट विल बी इक्वल टू 2 आएगा। तो दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, यानी cos x इज इक्वल टू -1/2। अब अगर हम इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करें तो जनरल सॉल्यूशन याद रखें कि जो cos है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो आपके पास इक्वल होता है क्योंकि cos एक पीरियोडिक फंक्शन है और पीरियड ऑफ cos इक्वल होता है 2 पाई के। तो इट मीन्स के इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा जनरल सॉल्यूशन इक्वल होगा आपके पास 2π/3 प्लस 2n पाई के इक्वल होगा। तो दैट विल बी द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन व्हेन cos x लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब हम सेकंड केस ले लेते हैं। सेकंड केस हमारे पास क्या है कि व्हेन cos x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, यानी जब cos x लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में तो फिर आपके पास जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, यानी केस 2 है, यानी व्हेन टर्मिनल साइड लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट तो फिर आपके पास जो सॉल्यूशन होगा वो इक्वल होगा पाई प्लस रेफरेंस एंगल के इक्वल होगा। तो पाई प्लस रेफरेंस एंगल करें तो रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या है, π/3 है। तो ये आपके पास 4π/3 के इक्वल आएगा और जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा 4π/3 प्लस 2n पाई के इक्वल होगा। तो दैट विल बी द सेकंड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन बन रही थी वो थी cos x इज इक्वल टू -1 थी, यानी हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन बन रही है वो है cos x इज इक्वल टू -1 है। तो अब हमने यहाँ पे रेफरेंस एंगल फाइंड करना है। तो cos इनवर्स ऑफ 1 किसके इक्वल होगा ये हमने चेक करना है। तो cos 1 इनवर्स ऑफ 1 इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है और इसके अलावा 0 डिग्री के इक्वल होता है। तो इट मीन्स कि जब आपके पास और जो 0 डिग्री है वो क्वाड्रेंटल एंगल है, यानी इसकी जो टर्मिनल साइड है वो आपके पास लाई कर रही है किसके ऊपर, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है। जब क्वाड्रेंटल एंगल हो तो फिर रेफरेंस एंगल ही क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो फिर जनरल सॉल्यूशन इसमें होगा 0 प्लस, क्योंकि cos फंक्शन है और cos का पीरियड 2 पाई होता है तो 2n पाई विल बी द जनरल सॉल्यूशन होगा। तो ये 2n पाई आ जाएगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पर इस इक्वेशंस के जो जनरल सॉल्यूशन आ गए वो आपके पास 3 आ गए। जो सॉल्यूशन है वो आपके पास 3 सॉल्यूशन है। फर्स्ट सॉल्यूशन है 2π/3 प्लस 2n पाई है। सेकंड सॉल्यूशन है 4π/3 प्लस 2n पाई है और सेकंड इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है
वो है 2n पाई है। तो दीज आर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको अटेम्प्ट करें।